हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग केयर प्लान देख रहे हैं असाइटिस टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सब्जेक्ट में और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये टॉपिक आराम से बना सकते हो। ये एक मेडिकल केयर प्लान आप बना सकते हो क्योंकि इसमें सर्जरी नहीं होती। टैपिंग करके फ्लूइड को निकाला जाता है। असाइटिस में जैसे अब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड भर जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल हो जाता है ना, तो उस लिए क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट टैपिंग किया जाता है। एक निडल इंसर्ट की जाती है अब्डोमिनल कैविटी में और फिर उस जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकाला जाता है। और लीवर जो पेशेंट होते हैं लीवर डिजीज़ के, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर और अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं, बाकी हार्ट डिजीज़ वालों में, इन सब में असाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड अकोमुलेशन हो जाता है। अभी हम देखते हैं कैसे इसका एमसीवी बनाया जाएगा। तो आप पेशेंट का, जो आपका पेशेंट है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा हम लोग लिख लेंगे इसमें और उनका डायग्नोसिस आपको बताना है। तो असाइटिस है, उसका डायग्नोसिस असाइटिस, डॉक्टर का नेम और बाकी डेट ऑफ एडमिशन, कब आपने केयर दी उनको, वो सब आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। जो मेडिकल केयर दी जा रही है वो लिखा गया है, सर्विस मेडिकल। पेशेंट की जो मेजर कंप्लेंट्स हैं, चीफ कंप्लेंट्स है, वो आपको बतानी है। तो हमारा पेशेंट जो है उसको स्टमक पेन है 3 दिन से और कॉन्स्टिपेशन है और साथ में डिस्टेंशन हो गया है अब्डोमेन का। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट तो इसमें हल्का, इतना भारी भरकम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा उसके हाथ पाँव सूजे हुए हैं और मुंह भी सूजा हुआ है। सिर्फ पेट में स्वेलिंग है, यानी कि हाथ तो पतले हैं, चेहरा भी ठीक है, लेकिन उसका पेट में पानी भरने की वजह से, असाइटिस की वजह से उसका पेट फूला हुआ दिखता है, डिस्टेंशन हो जाता है इसमें अब्डोमेन का। फिर प्रेजेंट इलनेस आपको लिखनी है। जो चीफ कंप्लेंट्स है वो हम प्रेजेंट इलनेस के अंडर डालते हैं और बाकी उसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, 3 डेज से डिस्टेंशन है, डॉक्टर का नेम है, ट्रीटमेंट जो जो चल रही है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ये रहा हमारा प्रेजेंट इलनेस। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो यहाँ पर पेशेंट का नाम लिखने के बाद उनकी कंप्लेंट्स लिखी गई हैं, उनको क्या क्या कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन है और पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशन कराए गए हैं वो बताए गए हैं। साथ में आप उनके वाइटल्स भी लिख लीजिए। इसके बाद कोई भी प्रेजेंट में सर्जरी हुई है तो उसका नाम आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई सर्जरी अभी नहीं की जा रही है। पास्ट की हिस्ट्री आप पेशेंट की बताओगे, मेडिकल और सर्जिकल। अगर भी कोई भी हिस्ट्री है तो आप लिख लोगे, वरना तो नॉट आप सिग्निफिकेंट लिखोगे, नॉट सिग्निफिकेंट लिख सकते हो इस जगह पे। पर्सनल हिस्ट्री आपको पेशेंट की बतानी है, जैसे कि पेशेंट की डाइट के बारे में हम इसमें लिख सकते हैं, कैसा उनका बॉडी बिल्ड है। स्लीपिंग पैटर्न के बारे में आप उनका बता सकते हो, कैसा है, कैसी स्लीप के, मतलब कि कितने आवर्स वो स्लीप लेते हैं, उनको ठीक नींद आ रही है या नींद में कमी है, नींद नहीं आती है, या स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है। इसके अलावा ब्लैडर बाउल पैटर्न आप बता सकते हो उनका। तो ये इसमें कोई बैड हैबिट उनको, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, कोई भी ड्रग अब्यूज़ अगर वो करते हैं तो लिख सकते हो। तो इसमें बता दिया गया है। पर्सनल हाइजीन का, जितनी भी पर्सनल हिस्ट्री है वो आपको लिखनी है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो आप उनका जो इनकम से रिलेटेड है वो आपको पूछ करके लिख लेनी है। इसमें एनुअल और मंथली दोनों इनकम आप लिख सकते हो पेशेंट की पूछ के। उनके जॉब के बारे में लिख सकते हो कि ये जो सोर्स है वो उनका इनकम का सोर्स है। न्यूट्रिशन की हिस्ट्री बतानी है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन में पेशेंट की नॉर्मल डाइट क्या है, वो क्या सी डाइट लेते हैं अपने खाने में। तो पेशेंट जो है वो नॉन वेजिटेरियन है और अभी बट उनको जो अभी प्रेजेंट में है उनको सेमी सॉलिड डाइट दी जा रही है, जिसमें कि खिचड़ी आ रही है। सेमी सॉलिड डाइट के अंदर जो डाइट आती है ना, वो दलिया खिचड़ी टाइप आता है, यानी कि बिल्कुल भी उनका सॉफ्ट डाइट भी नहीं हो गई या फिर बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल डाइट भी नहीं है, वो सेमी सॉलिड में आता है। फिर फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की आपको बतानी है। फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो वो आप लिख सकते हो इसमें, या उनके बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, ऐसे ही जितना भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली ट्री। तो ये फैमिली ट्री कुछ इस तरह से बनता है, ये पेशेंट को बनाना है। और जैसे ये है ना, ये मेल है, ये फीमेल है,
तो ये फैमिली ट्री बनाना आपको आता होगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। यहाँ पर है फैमिली कंपोजिशन, ये भी काफ़ी इजी होता है। इसमें फैमिली मेम्बर्स के नाम आएंगे और पेशेंट के साथ जो उनका रिलेशन है, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस। तो ये इस तरह से बनाया जाएगा। फिर आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन, हेड टू टू एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बनाई है सेपरेट, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूँगी, डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, ठीक है। वीडियो के नीचे एक लाइन एरो सा बनता है ना, उस पर टिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ मिलेगा आपको। इसमें जनरल अपीयरेंस पेशेंट की बताओगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो हम लिखते हैं, ये हेडिंग्स है यानी कि, और फिर यहाँ पे जो पेशेंट के अंदर फाइंडिंग मिलेगी वो आपको नोट करना है। यहाँ पेशेंट का नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ स्टेटस, एक्टिविटी, ये लिखना है आपको। फिर मेंटल स्टेटस बताना है पेशेंट का। यहाँ पर अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस बताओगे, अगर वो वेल ओरिएंटेड है, बातचीत कर रहा है, तो फिर वो कॉन्शियस है। पेशेंट का लुक कैसा है, तो पेशेंट जो है वो वरीड है, चिंता में है। इसके अलावा भी बहुत तरह से आप फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। पेशेंट के पोस्चर देखना है पेशेंट का, किसी भी तरह की अब नॉर्मल कर्व तो नहीं है। पेशेंट की स्पाइन आप देख सकते हो, उनके चलने फिरने का जो पोस्चर है वो भी आप देख सकते हो, बॉडी का पोस्चर देख सकते हो। फिर मूवमेंट, प्रेजेंस ऑफ रेंज मोशन, यहाँ पर पेशेंट के वाइटल्स नोट करके लिख दिए गए हैं। हाइट वेट बताना है पेशेंट का, स्किन की कंडीशन में टेक्सचर, कलर, टेम्परेचर, लीजन। लीजन यानी कि कोई भी अगर पेशेंट की बॉडी पे जख्म है, कोई वुंड है, तो आप उसको भी नोट करोगे। और ये मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, जो चिकन पॉक्स में दाने हो जाते हैं उस वो होते हैं ये, इनमें पस होता है, पानी होता है, वो वाले हैं ये। हेड एंड फेस को एग्ज़ामिन करेंगे, उसके बाद इसमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो वो भी नोट की जाएगी। नेक्स्ट आता है नेक, नेक में लिम्फ नोड, थायरॉयड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन देखी जाएगा। देन चेस्ट, चेस्ट के अंदर आता है थोरेक्स, ब्रेथ साउंड और हार्ट। ब्रेथ साउंड में जैसे कि अगर आप चेस्ट को एग्जामिन कर रहे हो, तो अगर आप COPD अस्थमेटिक पेशेंट को देखते हो तो फिर उनमें थोड़ा आपको अबनॉर्मेलिटी मिलेगी, उसमें साउंड्स जो है चेस्ट की वो वीजिंग साउंड होगी, ठीक है। स्विच एंड रस्टल, ये तरह अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं जो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती हैं। और जो चेस्ट का शेप है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा, COPD है, तो फिर बैरल चेस्ट मिलेगा उसमें। अब आता है अब्डोमेन का इंस्पेक्शन, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, वही इंस्पेक्शन को बोलते हैं। तो इसमें कोई ऑब्जर्व जब करा है तो ऐसा कोई रैशेस नहीं है। अब्डोमेन में आप एक और चीज़ लिखोगे क्योंकि पेशेंट को अब्डोमेन में क्या है कि फ्लूइड फिल है पेरिटोनियल कैविटी में, तो आप लिखोगे डिस्टेंशन ऑफ अब्डोमेन, अब्डोमेन प्रेजेंट, अब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट, यहाँ पे आप लिख ऐड कर देना अब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट। इसमें एक ही चीज़ लिखी गई है पर मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, साथ में ऑस्कल्टेशन भी आप लिखोगे, इसमें परकशन भी लिखोगे। परकशन में भी आपको फ्लूइड जब टैप करेंगे तो फ्लूइड की साउंड आएगी, और साथ में पैल्पेशन भी करना है, ये आपको लिखना है। इसमें है नहीं, मैं आपको तभी मैंने कह दिया, वर्बली मैंने बता दिया, इसमें थोड़ा सा इसमें नहीं लिखा गया है, बाकी तो आपके लिए बनाने के लिए हेल्पफुल है ये NCP। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़, जो कि हमारा लेग्स एंड आर्म्स आ जाएंगी। इसमें रेंज ऑफ मोशन मेन रहता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करके आप देख सकते हो पेशेंट का, रोटेशन, पॉसिबल मूवमेंट, यानी कि कोई भी तरह की अब नॉर्मेलिटी है या फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर्ली नहीं है, तो फिर वो भी आपको इसमें लिखना है, नहीं तो आप सब कुछ नॉर्मल बता सकते हो पेशेंट का। नेक्स्ट करते हैं हम बैक को एग्जामिन, जिसमें कि स्पाइना बाइफिडा और बॉडी के जैसे कर्व्स, यानी कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंडर में ये आ जाती है, तो इसमें भी सिस्टिका और ओकल्टा, ये वाली दो मेन रहती हैं। तो ऐसा कोई हमारे पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर एग्जामिनेशन होगा जेनाइटल एंड रेक्टम, लास्ट है ये।
तो इसमें भी आप देखोगे कि कोई भी तरह का अब नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है, हेमरॉइड जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट में, कोई एसटीडी जैसी प्रॉब्लम है तो वो लिख सकते हैं। अब आती है पेशेंट के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन आते हैं पेशेंट के। तो हमारे जो पेशेंट है उनका जो ब्लड टेस्ट हुए हैं वो है एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन का WBCs होते हैं, जिन जो कि TLC होते हैं ना, वही हैं ये WBCs, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। फिर आता है इसके अंदर HB, फिर आता है ये DLC के अंडर आती है चीज़ें, सॉरी ये 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इसिनोफिल आता है, और ये ब्लड शुगर का लेवल लिखा गया है। तो पेशेंट की वैल्यू लिखनी है इसमें आपको, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो बतानी है। जब पेशेंट की आप फाइल देखोगे उसमें आपको उनके जो ब्लड टेस्ट हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी जब NC बनाओगे तो वो आप फाइंडिंग्स लिख सकते हो। यहाँ पर है अब नेक्स्ट मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस में जो पेशेंट को पहली मेडिकेशन है वो ट्रामाजेक है, 100 mg की ओरली BD, यानी कि 2 बार दिन में दी जा रही है। BD क्या होता है? दिन में 2 बार। इसको डॉक्टर्स BID भी लिखते हैं। तो देखो ट्रामाजेक एक अनाल्जेसिक होती है। अनाल्जेसिक भी कौन सी? ओपोइड अनाल्जेसिक, दर्द को कम करती है। अगर पेशेंट दर्द बता रहा है पेट में तो हम ट्रामाजेक उसको दे रहे हैं, ओपोइड अनाल्जेसिक है ये, और पेशेंट को दर्द को कम करेगी। ये इसके साइड इफ़ेक्ट बताए गए हैं इधर, और ये नर्सिंग रोल्स हैं, ये भी आप चाहे लिख लो या फिर आप इतना ही लिख सकते हो। इतना बहुत होता है वैसे, अगर हम ड्रग्स लिखते हैं ना NC में तो काफ़ी है, एक्शन तक आप लिख रहे हो तो बहुत है। इसमें एक्स्ट्रा लिखा है, ये भी अच्छा है आपकी समझ के लिए, ये आपको काम में आएगा। रेंटिडिन एक हिस्टामिन होता है, हाँ, और हिस्टामिन ड्रग है, H2 ब्लॉकर इसे कहते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और ये जो ड्रग है ये 150 mg की 50-75 mg की में आती है। ये भी दिन में 2 बार है, यानी कि 2 बार दिन में BD। तो ये होता है एंटासिड के अंदर, इसको लिख सकते हो आप। इसका एक्शन जो लिखना है वो एंटासिड आप लिख सकते हो इसको। ये इसका इंजेक्शन दिया जा रहा है 50 mg का, और अगर इसकी टैबलेट होती तो वो फिर 150 mg 75 इस तरह भी आती है। नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं वो है लैसिक्स। तो लैसिक्स डायूरेटिक का काम करता है, यहाँ लिखा है। ये भी दिन में 2 बार है। IV दिया जा रहा है इंट्रावेनसली, 20 mg का है ये, इंजेक्शन दिया जा रहा है। और ये इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड, बॉडी में तो नहीं पर ऐसा क्या होता है असाइटिस में, क्या होता है कि पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि लीवर डिजीज़ की वजह से असाइटिस हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर वाले पेशेंट्स में देखा जाता है। और फिर अब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड अक्यूमुलेशन होने से अब्डोमिनल डिस्टेंशन उनका हो जाता है, और फिर वो फ्लूइड को निकालने के लिए लैसिक्स दिया जाता है। लैसिक्स क्या करता है कि हमारे शरीर से डायूरेटिक का वर्क करता है, और लूप डायूरेटिक होता है ये, और बॉडी से फ्लूइड को निकालने का ये काम करता है। इससे यूरिन भी बहुत आता है, और कई बार लैसिक्स को काफ़ी टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जिनका BP बढ़ा होता है, तो उनको भी देते हैं। क्या होता है फिर इससे कि पेशेंट को यूरिन आएगा, और यूरिन से सोडियम शरीर से बाहर निकलेगा, और पेशेंट का BP भी कम होगा। ये हो गया। नेक्स्ट है ड्रग, ये वाइसोलोन, ये इसका ट्रेड नेम है एक्चुअली, ये केमिकल नेम नहीं है। तो ये जो ड्रग है ना, ये प्रिडनिसोलोन है, और प्रिडनिसोलोन एक स्टीरॉयड होती है, और स्टीरॉयड क्या करती है? इन्फ्लामेशन को कम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, यहाँ लिखा भी गया है, ये देखिए। ये दिन में 3 बार है, TID इसको लिखते हैं, दिन में 3 बार। ओरली इसको दिया जा रहा है टैबलेट प्रिडनिसोलोन। इसका ड्रग इतना डोज नहीं है, 10 mg लिख देना इसको, या फिर 5 mg आप लिख सकते हो, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी लिख दो, 5 mg या 10 mg, 100 mg मत लिखना, ये नहीं लिखना है, ये बहुत ज़्यादा डोज हो गई है। तो ये हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी, एक स्टेरॉयड है, प्रिडनिसोलोन इसका सॉल्ट है, केमिकल नेम है। और जो लैसिक्स होता है ये क्या होता है? फ्लूसेमाइड कहते हैं इसको, लैसिक्स के नाम से ये आती है ड्रग मार्केट में। फिर आते हैं नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि एनालिस्ट आपको करने होते हैं, और फिर उनको आप 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करोगे। इसमें अक्यूट पेन का एक आ जाएगा, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो गया है स्टमक में क्योंकि, तो ये एक आपका अक्यूट पेन का बनेगा, क्योंकि पेशेंट की कंप्लेंट है, पेन है उसको, पेट में दर्द है, और उसका अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है, इन्फेक्शन है उसे। फिर है नेक्स्ट इम्पेयर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट
इम्बैलेंस रिलेटेड टू वॉमिटिंग। तो पेशेंट को वॉमिटिंग की अगर आप कंप्लेंट में लिख देते हो तो फिर ये एक नर्सिंग डायग्नोस आपका बनेगा कि वॉमिटिंग हो रहा है, तो उससे उसकी बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो रहा है। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन ड्यू टू डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी, एक ये आपका बन जाएगा एविडेंस बाय लेस यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का डिक्रीज़ हो चुका है, इसलिए उसे डायरेटिक्स भी दिया जा रहा है और फ्लूइड अकुमुलेशन भी हो रहा है उसके पेट में। नेक्स्ट आप ये वाला बनाना, फिर ये बनाना, ठीक है। नॉलेज डेफिसिट को हमेशा लास्ट में रखना है। फिर है नेक्स्ट इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न। तो ये डिजीज़ कंडीशन की वजह से है और पेशेंट को अब्डोमिनल पेन भी है, उस वजह से भी उसका स्लीपिंग डिस्टर्ब हो सकता है। और ये आपने कैसे पता लगाया? एज एविडेंस बाय रेडनेस ऑफ आई, उसकी आंखों में लाल हो रही आंखें, यानी कि वो रात में सोया नहीं है हमारा पेशेंट। और नॉलेज डेफिसिट का तो आप बना ही लोगे कि पेशेंट की नॉलेज कम है बीमारी को लेकर, वो जानता नहीं है उसे क्या ट्रीटमेंट है उसकी और कैसे ये बीमारी हो गई है, तो उसके बारे में आप उसे समझाओगे, हेल्थ टीचिंग दोगे। वन बाय वन करके नर्सिंग डायग्नोसिस को करना है एक्सप्लेन। अक्यूट पेन का है ये सबसे पहले। तो पेशेंट का असेसमेंट सबसे पहले होगा, जिसमें कि सबसे पहले फर्स्ट आप लिखते हो सब्जेक्टिव डाटा, जो हमारा पेशेंट कंप्लेंट्स करेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ये लिखा भी है उसने, हमने क्या इंग्लिश में लिखा है। और हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? फेशियल एक्सप्रेशन। हम देखेंगे कि पेशेंट के एक्सप्रेशन जो है वो बदले हुए हैं, हाव भाव बदले हुए हैं, और उससे पता चल जाएगा कि पेशेंट दर्द में है। तो ये हो गया आपका पहला डायग्नोसिस। आपने सस्पेक्ट कर ली, हमारा गोल है कि पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। उसके बाद हम प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे कि पेशेंट का पेन कैसे कैसे कम होगा। तो असेसमेंट सबसे पहले करोगे, इसमें पेन स्केल को यूज़ किया जाता है और लिख सकते हो उसमें आप असेसमेंट बाय पेन स्केल। नेक्स्ट है कंफर्ट पोजीशन, जिस पोजीशन में उसे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसी पोजीशन में पेशेंट को कोशिश करना है कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन मिले और उसको कंफर्ट डिवाइस भी प्रोवाइड करने हैं टू गिव नॉट एप्लीकेशन हॉट एप्लीकेशन। थोड़ा उसको हॉट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, जैसे गर्म पानी देते हैं ना बोतल, तो उससे उसे रिलीफ मिल रहा है तो वो भी दे सकते हैं इसमें। डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हैं इसमें पेशेंट को, जैसे कि उसको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि बुक्स आप पढ़ लो, थोड़ा बातचीत कर लो उसके साथ, तो ये डाइवर्ट, जिस तरह उसका माइंड अपनी प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाए। और अनाल्जेसिक्स तो देना ही है, दर्द निवारक दवाइयाँ, ताकि उसकी दर्द कम हो जाए। यही सारी चीज़ें हमको फिर इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि आपने जो प्लान किया उसको एक्शन में ला दिया है। ये सब जो है रैशनल दिया गया है कि किसी भी प्लान का क्या मतलब बनता है, क्या रैशनल है। तो यहाँ से आप रैशनल भी नोट कर सकते हो। और लास्ट में इवैल्यूएशन लिखेंगे हम लोग, जिसमें कि हमने ये लिखा है कि पेशेंट का जो पेन है वो रिड्यूस हुआ है काफ़ी हद तक, अप टू सम एक्सटेंट। उसी तरह से नेक्स्ट डायग्नोसिस है जो कि इम्पेयर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लिख सकते हो आप इसमें, ये मत लिखना। सो ये हो गया आपका एक और डायग्नोसिस। इसमें भी सेम आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। असेसमेंट करना है सबसे पहले, फिर आप उसका गोल सेट करोगे और प्लान करोगे, रैशनल लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है उसको, और इवैल्यूएट करना है अपने पूरे केयर प्लान को कि हमने क्या आउटपुट उससे मिला हमें। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को आप बैलेंस में ला सकते हो। कैसे ला सकते हो कि अगर IV फ्लूइड्स पेशेंट को दिए जा रहे हैं तो उससे वो थोड़ा रिकवरी उसका होगा। और इसमें एंटीइमेटिक्स भी जा सकते हैं ताकि उसकी वॉमिटिंग जो है वो कंट्रोल में आए। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट डायग्नोसिस, जो कि इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन कहा जाता है। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले असेसमेंट, सबसे पहले पेशेंट का रहेगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट आपका बता रहा है कि भाई मेरे को अच्छे से वॉइड नहीं हो रहा है प्रॉपरली, जैसे खुल के यूरिन आता है वैसे उसको नहीं हो रहा है, और उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस की कंप्लेंट हमारे पेशेंट की है। फिर आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो गया है, लेस आ रहा है, वो आवरली जो है वो लेस है,
और पूरे दिन भर में भी वो इतना कम आ रहा है। पूरे दिन में कितना आना चाहिए यूरिन? नॉर्मली तो 1500 तक आ सकता है, 1000 से 1500 ml नॉर्मली आ जाता है यूरिन। बट अगर ये कम हो जाए इस नॉर्मल वैल्यू से भी, 250 तो बहुत कम है अगर पूरे दिन में इतना आ रहा है, तो फिर ये क्या है, अब नॉर्मेलिटी है। इसके लिए आपको फिर एक्शन लेना पड़ेगा और फिर इसके अंडर वही डाययूरेटिक्स जो ड्रग्स हैं वो आ जाएंगी। और कुछ प्लान ऑफ एक्शन आप असेसमेंट पेशेंट की कर सकते हो, या फिर कैथेटराइजेशन इसमें बताया गया है कि कैथेटर पेशेंट को लगा दो। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको इवैल्यूएट करना है। लास्ट में सबसे इजी जो डायग्नोज होता है हमारा नॉलेज डेफिसिट का है। आपको पेशेंट का नॉलेज को गेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। पेशेंट के जो डाउट्स हैं अपनी बीमारी को लेकर, उससे कह सकते हो कि पूछो, और उनके जो जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। पेशेंट को बिल्कुल सही सही गाइडेंस देनी है, जो भी प्रॉब्लम है वो बताना है, ट्रीटमेंट के बारे में भी सब कुछ सही सही चीज़ें बतानी है। फॉल्स रीअश्योरेंस तो देनी नहीं है, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सब कुछ क्लियर कट रखना है। ये भी हो गया हमारा डायग्नोसिक नॉलेज डेफिसिट का। ये तो काफ़ी इजी डायग्नोस होता है, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे इजी डायग्नोस मुझे ये लगता है। एक स्लीपिंग पैटर्न का हो गया आपका। तो स्लीपिंग पैटर्न का क्या है कि भाई नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है पेशेंट को? शोर शराबा नहीं होना चाहिए कमरे में, काम एनवायरनमेंट उसका होना चाहिए, थोड़ा अंधेरा रखो, जिससे कि नींद के लिए जो भी कर सकते हैं वो उसको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हो आप। ताकि बुक्स पढ़ने से क्या होता है, एकदम नींद आ जाती है। आप लोग अगर पढ़ाई भी करते होंगे तो बुक्स खोलो, आपको एकदम नींद आएगी। मुझे तो आ जाती है, तो आपको भी ज़रूर आती होगी। तो ये तो चलो ऐसे ही जोक कर रही थी मैं। लास्ट में क्या है हमारा, हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को हम हेल्थ एजुकेशन करेंगे कि भाई पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन रखना है अपना, और आप इसमें डेली ब्रश कर सकते हो टीथ को, नेल्स कट रखने अपने, रेगुलर बात करना है। फिर डाइट के बारे में अवॉइड, जैसे कि अनहेल्दी जो डाइट्स होती हैं उनको अवॉइड करना है। और जैसे कि अल्कोहल है वो बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ये असाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। असाइटिस होता है इस वजह से, अल्कोहल एक कॉज है इसके पीछे। क्योंकि लीवर की जब प्रॉब्लम होगी, लीवर डिजीज़ की वजह से आगे फिर असाइटिस की प्रॉब्लम होती है। मेडिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम लेनी है, और फॉलोअप के लिए वे आप जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना है। जितने दिनों में उन्होंने कहा है कि रेगुलर चेकअप जैसे होता है वैसे उनको एडवाइस करना है आपको। ये रहा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में जो बुक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी बना सकते हो। ये आपका सिद्धार्थन ब्रदर की बुक है, एमएसएन की बुक है ये। आपके पास होगी आई थिंक ये वाली बुक। मेरे पास ये वाली बुक नहीं है। बाकी इसमें ब्रदर RN ये बुक है एक न्यूट्रिशन की। सिस्टर नैन्सी की बुक आपके पास हो सकती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो आप ये वाला NCP आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये वाली बुक्स हैं जहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें पेज नंबर भी बताया गया है। दोस्तों प्लेलिस्ट चैनल की देखते रहिए, प्लेलिस्ट से आपको बहुत चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट्स के देखते रहिए हमारे चैनल की। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन का एक अलग से वीडियो बनाया है ना, ताकि आप फिज़िकल एग्जामिनेशन को समझ जाओ, तो वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको। बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नर्सेज नोट की वीडियो भी आपको मैं दे दूँगी, ठीक है। जो जो चीज़ें मुझे लगता है ज़रूरी हैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं रख दूँगी, वहाँ से आप फिर वो उठा लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।